हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टेट्स ऑफ मैटर का ये लेक्चर नंबर 4 है, वीडियो नंबर 4 है। ठीक है। इसके पहले के वीडियो मैंने क्या पढ़ाया था, चार्ल्स लॉ, और उस पर न्यूमेरिकल लगवाया था। आप लोग उसको बढ़िया से देख लिए होंगे, समझ गए होंगे। उसके पहले के वीडियो में पढ़ाया गया था बॉयल्स लॉ और उस पर न्यूमेरिकल लगवाया गया था। ठीक है। आज के इस वीडियो में आपको मैं पढ़ाऊंगा थर्ड लॉ, इस चैप्टर का गैस के ऊपर, गैसियस के स्टेट के ऊपर थर्ड लॉ है, गे लुजैक्स लॉ। इसी को कुछ लोग बोलते हैं, इसी को कई जगहों पे ये भी बोला जाता है एमॉन्टन्स लॉ। तो अगर ऐसा भी सुनाई दे आपको तो घबराने का नहीं, सेम चीज है, एमॉन्टन्स लॉ। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए, गैस की प्रॉपर्टी को कौन डिफाइन करता है? गैस की प्रॉपर्टी को कौन डिफाइन करता है? टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। बताया गया था पहले वीडियो से, लगातार मैं ये बातें आपको बता रहा हूं। टेम्परेचर जब कांस्टेंट किए थे तो कौन सा लॉ आया था? बॉयल लॉ। ठीक। और फार्मूला निकला था P1V1 बराबर P2V2। वहां पे इनवर्स रिलेशन था, ये कांस्टेंट था और इन दोनों में इनवर्स रिलेशन था। फिर मैंने पढ़ाया था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स में क्या कांस्टेंट था? प्रेशर, और इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्या, गे-लुजैक्स लॉ। यहां पर क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम, और इन दोनों में डायरेक्टली। मतलब बॉयल लॉ में इनवर्सली था, बाकी दोनों लॉ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो दो क्वांटिटी बच रही है, तीन में से किसी एक को, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कांस्टेंट किए तो बॉयल लॉ, ये दोनों इनवर्सली। प्रेशर कांस्टेंट किए तो चार्ल्स लॉ, ये दोनों डायरेक्टली। और वॉल्यूम कांस्टेंट किए तो गे-लुजैक लॉ, और ये दोनों डायरेक्टली। तो बड़ा याद करना आपको आसान है। ठीक है। तो ये चीजें पहले बताई जा चुकी हैं। अब ये इस लॉ को मैं आपको बताता हूं। देखिए लिखा हुआ है एमॉन्टन्स लॉ या गे-लुजैक्स लॉ। ठीक। Pressure of a given mass of a gas is directly proportional to the Kelvin temperature। क्यों लिखा हूं? आप खाली टेम्परेचर लिखेंगे तो भी सही है, Kelvin टेम्परेचर इसलिए ताकि आपके दिमाग में, जहन में ये बात अच्छे से बैठ ही रहे कि आपको टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही लेना है। ठीक है। ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आइसोबैरिक। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक। तो यही बता दे रहा हूं, अगर वॉल्यूम अगर आपका कांस्टेंट है तो उसी प्रोसेस को एक नाम देते हैं आइसोकोरिक। कई लोग चोरिक पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से आप पढ़ लेंगे। ठीक है। तो आइसोकोरिक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इस लॉ को फार्मुलेट करते हैं, फार्मूले के फॉर्म में ले जाते हैं। क्या बोला है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केल्विन टेम्परेचर, यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हटाओगे क्या आएगा? एक कांस्टेंट, तो P इज इक्वल टू KT। सही है। इसके को क्या बोलोगे? गे-लुजैक्स कांस्टेंट या एमॉन्टन्स कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, T को इधर ले आओ तो P बाई T इज इक्वल टू क्या हो गया? K। अगर कोई तुमसे पूछे कि गे-लुजैक लॉ को दूसरे शब्दों में दूसरे तरीके से डिफाइन करिए, एक तरीका तो ये हो गया, जो लिखा है इसको आप नोट कर लेंगे। ये देखो, प्रेशर और टेम्परेचर का जो रेशियो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि P1 अपॉन T1 क्या होगा? कांस्टेंट के। ऐसे ही P2 अपॉन T2 भी क्या होगा? कांस्टेंट के। अब इन दोनों को आपस में कंबाइन करिए तो P1 बाई T1 बराबर P2 बाई T2 बराबर P3 बाई T3। अरे कई प्रेशर कई टेम्परेचर हो सकते हैं, डॉट 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 Pn बाई Tn और बराबर K। तो ये एक फार्मूला हो गया। इस K को क्या बोलते हैं? गे-लुजैक कांस्टेंट। गे-लुजैक्स कांस्टेंट। ठीक है। तो ये आपका गे-लुजैक लॉ आपके सामने है, बड़ा ही सिंपल है याद करना। गैस की प्रॉपर्टी को तीन पैरामीटर डिफाइन करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट किया तो बॉयल लॉ, प्रेशर कांस्टेंट किया तो चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम कांस्टेंट किया तो एमॉन्टन्स लॉ या गे-लुजैक लॉ। तो इस लॉ को आप बाकायदे नोट कर लीजिए, ये डेफिनेशन है। यहां पर एक डेफिनेशन और आती है, यहां पर एक डेफिनेशन और आती है, कभी कोई पूछे आप लिख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, प्रेशर टेम्परेचर रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब गैस का प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और इस रेशियो में बढ़ेगा कि उन दोनों का रेशियो हमेशा क्या आएगा? फिक्स वैल्यू आएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है। तो प्रेशर टेम्परेचर रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या आइसोकोरिक आप बोल सकते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इसको आप नोट करिए। इसके बाद मैं आप लोग को ग्राफ की ओर ले चल रहा हूं। हर जगह हर लॉ में तीन तीन ग्राफ बताए थे, यहां भी बताऊंगा। ठीक है। देखिए, ठीक है। अब देखिए, ये तो ग्राफ क्या आते हैं? ये तो प्रेशर और टेम्परेचर में ग्राफ बनाना है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली हो गए। अच्छा, कोई बोले प्रेशर में और टेम्परेचर का इनवर्स कर दो, 1/T में ग्राफ बनाओ,
तो अगर प्रेशर टी के डायरेक्टली है तो 1/t के क्या होगा, इनवर्सली हो जाएगा, जस्ट उल्टा इनवर्सली वाला ग्राफ ऐसे बताया था मैंने। अच्छा कोई बोले कि यहां पर ले लो p/t और यहां पर ले लो खाली p, यहां p/t पूरा ले लिए, तो p/t इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट है तो कोई असर नहीं पड़ेगा, अगर इसकी एक फिक्स वैल्यू आ गई तो यही रहेगी। तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस कांस्टेंट। अगर इसी p/t को यहां लेते और इस p को यहां लेते तो पैरेलल टू द y एक्सिस ग्राफ बनता। मतलब p/t की वैल्यू ना घट रही है ना बढ़ रही है, पहले यहां पे भी यही है, 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 घट ही नहीं रही, इतना ही है। ठीक है, तो ये तीन ग्राफ हो गए किस पे, गेल-लुजैक लॉ पे। तो मैंने आप लोगों को तीन लॉ पढ़ाए, बॉयल्स लॉ पढ़ाया, चार्ल्स लॉ पढ़ाया और एमॉन्टन्स लॉ पढ़ाया। एक या दो न्यूमेरिकल मैं इस पे लगवाता हूं और फिर तीनों लॉ को एक साथ समराइज करके लिख दूंगा आपके सामने। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। एक बढ़िया क्वेश्चन है आप लोग के सामने। एक गैस सिलेंडर कंटेनिंग कुकिंग गैस, ठीक है, कैन विथ स्टैंड का मतलब होता है सहना, बर्दाश्त कर पाना। वो इतना ही बर्दाश्त करेगा वरना फट जाएगा। विथ स्टैंड का मतलब क्या होता है, बर्दाश्त कर पाना। लोग कहते हैं इतना हमको मारिए, हम इतना बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे ज्यादा मार देंगे तो हम मर जाएंगे, हैं? ठीक है, एक प्रेशर ऑफ 14.9 बार, एक गैस सिलेंडर है जो इतना प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है। अगर इतना प्रेशर रहे तो गैस सिलेंडर बर्दाश्त कर लेगा और इतना होते ही फट जाएगा, मतलब इससे तनिको ज्यादा हुआ तो फट जाएगा। द प्रेशर गॉज एक मशीन है ऑफ सिलेंडर इंडिकेट्स 12 बार एट 27 डिग्री सेल्सियस। देखिए एक प्रेशर ये भी दिया है, एक प्रेशर ये भी दिया है, मतलब एक P1 होगा एक P2 होगा, और एक ये देखिए टेम्परेचर दिया है। तो इतना बार प्रेशर है इतने टेम्परेचर पे, तो अगर तुम इसको P1 मानो तो इसी को T1 मानो, अगर इसको P2 मानो तो इसी को T2 मानो, यू आर फ्री टू चूज। ठीक है, तो मान लीजिए मैं इसको वैल्यू कर, ये पहले दिया तो हम इसको P1 मानेंगे, चलो भैया उसी को P1 मान, इसको P2 मान ले, तो P2 क्या है 12 बार, और उस समय टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस। तो T2 क्या है, इसको T1 मत लिखना, यही गलती करते हैं बच्चे। तो T2 क्या है 300 केल्विन। अब कई लोग बेहोश, अरे 27 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दिए 300 केल्विन आ गया है। और P1 क्या है, प्रेशर और दिया है ना, तो P1 भी तो लिखोगे। तो P1 तुमने इसको माना कि ये पहले दिया था, लो 14.9 बार। अच्छा आगे पढ़ो, ड्यू टू सडन फायर इन द बिल्डिंग में आग लग गई, द टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग, टेम्परेचर 27 से बढ़ने लगा, 28 डिग्री सेल्सियस, 29 डिग्री सेल्सियस। एट व्हाट टेम्परेचर, बताओ कितने टेम्परेचर पे विल द सिलेंडर एक्सप्लोड, सिलेंडर फट जाएगा। जिस टेम्परेचर पे प्रेशर 12 से बढ़ के इतना हो जाएगा, उसी टेम्परेचर पे सिलेंडर फट जाएगा। ठीक है, तो बताओ क्या कांस्टेंट है इस क्वेश्चन में, क्या कांस्टेंट है, सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर फूलता पचकता नहीं है, उसका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो बताओ T1 आपसे पूछ रहा है कि बताओ कितने टेम्परेचर पर इतना प्रेशर हो जाएगा और इतना प्रेशर होते ही सिलेंडर फट जाएगा, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो ये आपको हिंट में, मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ये अपने दिमाग से पता लगाना है, क्वेश्चन बोलना नहीं है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। कैसे लगाएंगे आप गेल-लुजैक लॉ, जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप फार्मूले को यूज करिए, P1/T1 बराबर P2/T2। इसको आगे सॉल्व करता हूं मैं, P1 14.9/T1 बराबर 12/300। तो T1 बराबर क्या हो गया 300 इंटू 14.9/12 केल्विन। यही आपका आंसर है बच्चा, इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लोगे यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो देख रहे हैं न्यूमेरिकल कोई बहुत ऐसा नहीं है अभी तक आपको दमदार मिला है, ठीक है, जो आपको परेशान कर सके। एक लॉ पढ़ रहे हैं तो लिमिटेड है न्यूमेरिकल भी कि उसी लॉ पर लगाना है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, एक न्यूमेरिकल आपने उस लॉ पे लगा लिया है, उस तीनों लॉ पे आप न्यूमेरिकल लगाएगा। मैं तीनों लॉ को एक थोड़ा कंपैरिजन करने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए कैसे। सबसे पहला लॉ क्या था, आपने पढ़ा था बॉयल लॉ, बॉयल्स लॉ। दूसरा लॉ क्या पढ़ा था आपने, दूसरा लॉ आपने पढ़ा था चार्ल्स लॉ, और तीसरा क्या पढ़ा था गेल-लुजैक लॉ, गेल-लुजैक्स लॉ। दिख रहा है, ठीक है, बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लुजैक लॉ। ठीक, अब तीनों की बात मैं करूंगा बारी बारी से, आप तीनों पढ़े हैं, एक बार समराइज केवल कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पर क्या कांस्टेंट था बताओ, पहला पॉइंट टेम्परेचर कांस्टेंट था, और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो क्या बोलते हैं आइसोथर्मल। यहां पर क्या कांस्टेंट था बोलिए, प्रेशर कांस्टेंट था, और प्रेशर कांस्टेंट होता है तो क्या बोलते हैं आइसोबारिक।
यहां पर आपका क्या कांस्टेंट था, वॉल्यूम कांस्टेंट था, और वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, ठीक, कोई दिक्कत। अच्छा, जब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट था तो हमने क्या कहा था कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो P इज इक्वल टू K1/V, तो PV इज इक्वल टू क्या आ गया था, K, ठीक है। और यहां से एक फार्मूला आया था P1V1 बराबर P2V2, ये फार्मूला। अच्छा, यहाँ पे क्या था, जब प्रेशर कांस्टेंट था तो क्या बचा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो V इज इक्वल टू KT, तो V/T इज इक्वल टू K, सब पढ़ाया गया है, तो V1/T1 बराबर V2/T2। यहां पर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट था तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो P इज इक्वल टू KT, तो P/T इज इक्वल टू K, तो P1/T1 बराबर P2/T2। जैसे एक साथ अगल बगल रहता है तो आपको याद करना थोड़ी आसानी होगी। तीनों लॉ देखिए आपके सामने है, तीनों लॉ। इसमें आपने ग्राफ क्या पढ़ा था, P और V में इनवर्स रिलेशन था तो ऐसे बनाया था, फिर P और 1/V में कौन सा रिलेशन था, डायरेक्ट, तो ऐसे बनाया था। फिर छोटा ही ग्राफ बना रहा हूं, यहाँ PV है और यहाँ P है तो पैरेलल हो गया था, याद आ रहा है। 3 ग्राफ हो गए आपके, 1 2 3, यहाँ लिख रहा हूँ, पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ और तीसरा ग्राफ। वैसे ही 3 ग्राफ यहाँ भी बनेंगे। पहला, वॉल्यूम टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है तो ग्राफ ऐसे बनेगा, वॉल्यूम और 1/T में इनवर्स रिलेशन हो जाएगा तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ये दूसरा था। और तीसरा, अगर V/T के रेशियो की बात करेंगे तो ये तो हमेशा कांस्टेंट होता है, चाहे यहाँ V लो चाहे यहाँ T लो, ठीक। तीसरा देखिए, यहाँ पर प्रेशर टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन था तो P यहाँ T यहाँ, ग्राफ डायरेक्टली। P और 1/T में क्या रिलेशन था, इनवर्सली, और ये दूसरा ग्राफ हो गया। और तीसरा यहाँ देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे ले लूं P/T और यहाँ ले लूं P तो पैरेलल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 3 ग्राफ बताए गए थे। तो ये पूरा का पूरा बॉयल लॉ है, ये आपका चार्ल्स लॉ है, ये आपका गेलू-जैक्स लॉ है। इन्हीं तीनों पे सेपरेटली मैंने न्यूमेरिकल भी लगवाया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, अच्छे से तीनों लॉ को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आगे की जितनी भी कहानी आएगी इन्हीं तीनों लॉ पर आएगी। अगर ये 3 लॉ आपके बेसिक्स एकदम क्लियर हैं तो आगे किसी भी चीज में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं। तो तीनों लॉ एक साथ लिख दिया हूं। अच्छा, इन दोनों लॉ को एक चीज देखो, यहाँ जहां V है वहां P कर दो, जैसे यहाँ P कांस्टेंट है, V कर दो, देखो यहाँ जहां V है वहां P कर दो, और P है तो V कर दो, जस्ट ये इस लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये दोनों एक दूसरे के जस्ट P और V को इंटरचेंज कर दीजिए, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये दोनों लॉ तो एकदम मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों लॉ आप तैयार कर लेंगे। इसके आगे हम बढ़ेंगे अगला नेक्स्ट लॉ की ओर, अवोगाड्रो लॉ, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इन तीनों पे खूब न्यूमेरिकल लगा लीजिए, कहीं कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।